तो दोस्तों द कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी धामे और आपके लिए लाया हूं एक मसालेदार ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आज से पहले किसी भी ट्यूटोरियल में नहीं सिखाई गई होंगी। मेरा तो मानना ऐसा ही है, बाकी देखेंगे शायद ऐसा हो। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास होने वाला है आज। वो तो आपको इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो इतना खास ना हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि शायद वो खास ही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या खास करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्या सीखा था। मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ सर्कुलर पैटर्न पर छोड़ा था। आज हम सर्कुलर पैटर्न से आगे चलने वाले हैं। पहले तो हम इस चैप्टर को यहीं पे मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक कवर कर लेंगे। उसके बाद में वो हम अद्भुत चीज़ें जो मैंने शुरू में बोला है उनको सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी जब दिया है तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है मूव एंटिटी। तो मूव एंटिटी के लिए हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस रेक्टेंगल को मूव कराने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आया है लिखा हुआ एंटिटी टू मूव। एंटिटी टू मूव के अंदर मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक। मेरे हिसाब से यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ के लिए स्टार्ट पॉइंट बताना पड़ेगा। तो स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो गया। लेकिन मूव कराना एक और आसान तरीका है बिना इस कमांड के। हमने सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ से पकड़ा और यहाँ रख दिया। मेरे हिसाब से उस कमांड की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी वो आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका है, इसको हम एक्स वाई यानी कि डायमेंशन के हिसाब से मूव कराना चाहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मूव किया और यहाँ पे एक्स वाई दिखाई दे रहा है। एक्स में हम एक्स की वैल्यू डालेंगे तो एक्स की तरफ, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स नहीं है, ये जेड है। लेकिन आप ये समझ के चलो कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्स होता है, अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वाई होता है। बस इतना ही मान के चलो। ज़्यादा सोचोगे तो अच्छा नहीं होगा यार। ये मतलब अपना दिमाग ख़राब करने से क्या फ़ायदा। जो समझ रहे हो उतना ही ठीक है। तो मूव आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है वो है कॉपी। बिल्कुल मूव के जैसा ही होता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एंटिटी टू मूव। यहाँ पे हम बताएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट को मूव या कुछ कॉपी कराना है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वही ऑप्शन है फ्रॉम टू और एक्स वाई। फ्रॉम टू में बताना पड़ेगा स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट सपोज मेरा ये है और मेरे को यहाँ इसको मूव कराना है। दूसरा होता है एक्स वाई। एक्स में कितनी वैल्यू हमें मूव करानी है, साथ में हम चाहें तो वाई भी यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर रिपीट का बटन है। तो इसी जो भी आपको डायमेंशन दी गई है उस पॉइंट से आगे की तरफ रिपीट हो जाती है। मतलब कि जहाँ पर भी है उसी पॉइंट के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप ले लेता है। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्लोज कर दिया क्या, दोबारा देख लेते हैं। कॉपी, इसको सेलेक्ट किया और एक्स में कितना मूव कराना है, वाई में कितना मूव कराना है और यहाँ पे ओके। हाँ बिल्कुल हो गया। लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ था, शायद मैंने कैंसिल किया था। तो आपको मूव तो पहले समझा दिया था। तो अब कॉपी भी आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सेम तो ये है। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, एंटिटी टू रोटेट। यहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर बताना है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसको कहाँ से पकड़ूँ जिसको मैं घुमा सकूँ। अगर मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ओके कर लिया तो ये रोटेट हो गया। अगला सपोज अगर मैं इसको सेंटर पे रख लूँ तो फिर वो कुछ सेंटर रखा नहीं गया। यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने सपोज यहाँ क्लिक कर लिया तो ये कुछ इस सेंटर के अबाउट रोटेट होने वाला है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको रोटेट समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इस पर समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे चलेंगे। आगे लिखा है स्केल एंटिटी।
स्केल करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। इसमें सेंटर बताना पड़ेगा। अगर मैं सेंटर इस पॉइंट को बताता हूँ तो स्केल आप समझो कि इस तरह से स्केल होने वाला है। अगर मैं सेंटर को बता दूँ यहाँ बिल्कुल बीच में, सपोज इस रेक्टेंगल को लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर माउस को रखा और यहाँ पर माउस को रखा और हमें सेंटर मिल जाएगा। बिल्कुल सेंटर मिल चुका है और एंटिटी हमने वो सिलेक्ट कर रखी है, सेंटर हमारा ये है। तो ऐसा काम थोड़ी चलता है। इसको हमने क्लियर कर लिया और इसी ऑब्जेक्ट की एंटिटी भी बताई और साथ में सेंटर भी इसी का ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये सेंटर पर क्लिक करने पे चारों तरफ स्केल हो रहा है। अब ये खाली स्केल ही नहीं, स्केल के साथ में कॉपी भी हम कर सकते हैं और कॉपी में कितनी कॉपी करनी है ये भी इसके अंदर में खास ऑप्शन है। यहाँ से ओके करा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से जो हम ऑफसेट यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बेटर है। अगर मैं कुछ ज़्यादा ऑफसेट करने हैं तो मैं स्केल यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेच देखते हैं किस तरह से काम करेगा। अगर डिलीट हो जाए तो हो गया डिलीट। तो स्ट्रेच देखते हैं किस तरह से काम करता है। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक आर्क बनाता हूँ और ये आर्क मैंने यहाँ तक ली। अब इसको एक्सटेंड कराने के लिए मेरे को इसको आधा ही सिलेक्ट करना पड़ता है इस तरह से। तो आधा, अरे इस आधे को सिलेक्ट करने के चक्कर में कोई एक चीज़ और समझ में आई है कि कुछ और भी चीज़ सीखना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर दो आ रहे हैं। अगर मैं कर्सर को लेफ़्ट से नहीं राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो ग्रीन कलर आ रहा है और कौन सा ये क्या कहते हैं यार, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो आपको थोड़ा सा ब्लू जैसा दिख रहा है। तो इन कलर का भी कुछ मतलब होता है जो अभी थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे आ गए, आधा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ गया स्ट्रेच। स्ट्रेच में वही है फ्रॉम टू और एक्स वाई। तो फ्रॉम टू में मैंने इसको सेंटर से सपोज यहाँ से पकड़ लिया और कितना मेरे को आगे बढ़ाना वहाँ क्लिक कर दिया। तो ये फिर उसके बाद ओके करना पड़ेगा। तो स्ट्रेच हो गया। इसी तरह से एक्स वाई में भी हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए। एक्स के अंदर में कितना है स्ट्रेच और इसी तरह से वाई में टेपर भी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्ट्रेच का वाला अब ख़त्म होती है। हाँ, थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे वो था लाइन के लिए, मतलब लाइन नहीं, सिलेक्शन बिल्कुल सिलेक्शन के मेथड। तो देखियो दोस्तों बोलोगे यार बच्चे अच्छे नहीं लगता बोलता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर और इधर दिख रहा है आपको ब्लू कलर। अब ग्रीन और ब्लू में क्या फ़र्क होता है? ग्रीन का मतलब होता है अगर थोड़ा सा भी सेगमेंट इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आ जाता है तो वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाता है। देखो ये सारी लाइनें कंप्लीट सिलेक्ट हो चुकी हैं। और इसी तरह से अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो कोई भी लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है, कोई भी लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेकंड वाली जो लाइन है वो कंप्लीट इस बॉक्स के अंदर आ रही है, तो वो लाइन सेलेक्ट हो गई। यानी कि ब्लू का मतलब होता है कि जब तक ऑब्जेक्ट इसके अंदर कंप्लीट ना आ जाए तो चीज़ें सेलेक्ट नहीं होंगी। और ग्रीन का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी सेगमेंट आ जाए तो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ जाएँ तो हमारे जो सर्कल है वो सारे के सारे कंप्लीट बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, तो केवल सर्कल हमारे सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आर्क 19 आर्क 20 और आर्क 21। तो आर्क 19 आर्क 20 और आर्क 21 आपको सेलेक्ट हो गया है। और अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होने वाला है, और इस तरह से करता हूँ तो सब कुछ बॉक्स के अंदर आ रहा है तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें इस डायरेक्शन जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। ये वाला तो आया ही नहीं था बिल्कुल ही। अगर मैं इस डायरेक्शन में आता हूँ तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ग्रीन जो है सबको कवर कर रहा है। तो सिलेक्शन मेथड मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो वो कुछ खास चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर, सबसे पहले वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर सॉलिड वर्क पे जाएंगे, उसके बाद टूल में, और उसके बाद यहाँ पर होता है स्केच टूल। तो यहाँ से हम कुछ खास चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ से बहुत कम लोग ही सिखाते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर से कुछ चीज़ें हम सीख चुके हैं और कुछ जो चीज़ें इस लाइन से ऊपर वाली
वो हम जब 3D स्केच करेंगे तब सीखेंगे, या फिर जब हम पार्ट पर आ जाएंगे, यानी कि कुछ हम सॉलिड बना लेंगे तब चीज़ें वो समझ में आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। तो ऊपर वाली चीज़ों को तो छोड़ देते हैं बाद के लिए। आप उससे आगे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट। सेगमेंट सीखेंगे, ट्रिम सीख चुके हैं, एक्सटेंड सीखेंगे, एक्सटेंड सीख चुके हैं, स्प्लिट सीखेंगे, जॉग लाइन, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, मेक पाथ, मिरर पहले ही सीख चुके हैं, डायनेमिक मिरर यहाँ पर सीखने वाले हैं, स्ट्रेस थोड़ी देर पहले ही सीखा है, मूव भी सीखा है, रोटेट सीखा है, स्केल भी सिखा चुका हूँ, और कॉपी तो सीखा ही था मूव के साथ में। नेक्स्ट हम रिप्लेस एंटिटी सीखेंगे, क्या होता है। पैटर्न पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन पैटर्न के साथ में एक नई चीज़ सीखेंगे, एडिट लीनियर पैटर्न और एडिट सर्कुलर पैटर्न। एडिट पॉलीगन भी देखेंगे। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे, हाँ, क्रिएट स्केच फ्रॉम सिलेक्शन, ये भी सीखेंगे। रिपेयर स्केच हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे, और एक्सपर्ट भी बाद में सीखेंगे। यानी कि आज हम यहाँ तक कवर करने वाले हैं, समझ गए ना, एडिट पॉलीगन तक, यानी कि सेगमेंट से लेके एडिट पॉलीगन तक। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम और बचा तो हम आगे भी थोड़ा सा करेंगे, इसको भी करेंगे। यानी कि स्केच क्या लिखा हुआ है, क्रिएट स्केच फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ तक सीखेंगे। उसके बाद का और पहले का बाद में सीखेंगे, यानी कि ट्यूटोरियल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, इतना बड़ा सही नहीं लगेगा। तो सेगमेंट पे आते हैं। मैंने कोई सर्कल से पहले कोई प्लेन ले लिया, और उस प्लेन को यहाँ से जाके सीधा कर लिया, एक सर्कल ले लिया, एक आर्क या फिर एक लाइन। मुझे कई बार ज़रूरत पड़ती है कि इस लाइन को मैं 4-5 टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ, और इस आर्क और सर्कल को भी 5-6 टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ, लेकिन ऐसा डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ जाएंगे सॉल्ववर्क्स पे, टूल पे, स्केच टूल के अंदर हमारा पहला जो ऑप्शन जो आज हम सीखने वाले हैं वो है सेगमेंट। सेगमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो हम स्केच पॉइंट से कर सकते हैं, और एक हम स्केच को ही टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो अभी हमारी ये लाइन सेलेक्ट है, तो इस लाइन पर हम स्केच पॉइंट लिखा हुआ है, ओके करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएंगे। ये लाइन टूटी नहीं, लेकिन इस लाइन को 5 पॉइंट लग गए हैं जो कि बराबर हैं। दूसरा, अगर मैं इस आर्क को टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूँ, यानी कि पॉइंट नहीं रख करके इस आर्क को तोड़ दूँ, तो उसके लिए करना पड़ेगा टूल, स्केच टूल और सेगमेंट। यहाँ पर आ जाते हैं स्केच सेगमेंट। इस आर्क पर क्लिक किया, अब यहाँ पर 5 या 6 जितने भी आप पॉइंट चाहते हो उतने रख सकते हैं, और उतने टुकड़े इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे टुकड़े होंगे। मेरे को ये टुकड़ा नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए, डिलीट कर सकते हैं। ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर सकते हैं। ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर सकते हैं। लास्ट वाला भी नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और ये सब पूरा लाइन है, पता नहीं क्या हो गया, अंडू कर लेते ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्केच सेगमेंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो टूल है अपने लिए स्प्लिट भी ठीक इसके सेगमेंट जैसा, लेकिन स्प्लिट किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार स्प्लिट करेगा, यानी कि तोड़ेगा। तो इस सर्कल को मैंने यहाँ से क्लिक किया, पहली बार में पॉइंट आता है सर्कल के लिए, और दूसरी बार में ये टूट जाएगा, यानी कि वो पॉइंट नहीं बचा, ये टुकड़े हो गए। उसके बाद में हम इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, क्लिक करेंगे टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि ये भी एक तरह का सेगमेंट वाला ही हिसाब किताब हो गया। तो मैंने एक लाइन ले ली, इस लाइन को मेरे को एक यहाँ से तोड़ना है, तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे स्केच टूल आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्प्लिट सबसे लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, बस बाहर क्लिक कर दिया तो छूट गया, कमाल हो गया। अगला देखते हैं आगे क्या है अपने पास में। आगे है जोग लाइन बड़ा ही अच्छा एक टूल है। मुझे कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस्तेमाल मैं कम ही करता हूँ, क्योंकि पहले से उस तरह की चीज़ें बना के चलता हूँ जो मेरे को चाहिए होती हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि अगर आप बना चुके हो पहले से और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, तो जोग अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। टूल पर जाएंगे, स्केच टूल के अंदर आपको जोग लाइन मिल जाएगी। जोग लाइन क्या करेगी, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इस एरिया को ऊपर ले जाऊँ तो इस तरह से
और बिना कुछ ट्रिम करे, बिना कोई रेक्टेंगल और ट्रिम के बना सकते हैं। एक नया चीज़ यहाँ पे समझ क्या क्या बताऊँ इसको मैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि अगर हमने कोई लाइन बनाई है उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं होती, हम कहीं भी क्लिक करके यहाँ पर है सबसे पहला ऑप्शन फॉर ज्योमेट्री, तो सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या है कि अगर मैं इसी पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर भी आता है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, तो यहाँ से भी सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर दोबारा क्लिक करके इसी टूल बार पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपना नॉर्मल लाइन में आ जाएगा, और इसी तरह से इस पर क्लिक करके ये भी वापस अपनी नॉर्मल लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री काम करता है। अगला जो ऑप्शन है वो इसके टूल में जाने के बाद में दिखाई देगा, तो वो है मेक पाथ। मेक पाथ की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, पहले मेक पढ़ लेते हैं होता क्या है। मैंने कुछ लाइन से बना लेता हूँ, लाइन रेडी, कुछ आर्क। अब देखो कि कुछ एक आर्क, मैंने आर्क ली नहीं है फिर भी आर्क आ गई है। तो इस आर्क को भी देखते हैं किस तरह से काम करती है। और मैंने इसको यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, राइट क्लिक करके सेलेक्ट बाहर। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो एरिया है इसके एक फिक्स डायमेंशन हो और बाकी मैं मॉडिफाई करके रखूँ, यानी कि ये कुल मिला के मेरे को 1 किलोमीटर का पाथ बनाना है। पाथ के अंदर मॉडिफाई करूँ लेकिन वो 1 किलोमीटर ही होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा जो मेक पाथ वाला हिसाब किताब है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट में गए, टूल पे गए, स्केच टूल पे गए और उसके बाद में आपको मिलेगा मेक पाथ। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये पास में भी मिल जाता है, वो भी दिखाऊंगा कैसे। यहाँ से क्लिक किया, अब हमें सारे सेगमेंट को क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक 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 क्लिक, और यहाँ से कर दिया ओके। तो ये एक पाथ मिल गया। अगर मैं इसको क्लिक यानी सेलेक्ट करता हूँ तो एक बार पूरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे एडिट पाथ का भी ऑप्शन आ रहा है कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद में सारे सेगमेंट जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, उसके अलावा इस पर क्लिक करने के बाद में जो कि मैं डायमेंशन की बात कर रहा था वो यहाँ पर आ रही है ड्राइविंग। इस पर क्लिक किया तो मैं इसके फिक्स डायमेंशन बता सकता हूँ कि सपोज मुझे ये 1000 चाहिए, तो अब ये 1000 की हो गई है। अब जब भी मेरे को इसकी डायमेंशन कम ज़्यादा करनी होगी तो ये 1000 रहने वाला है। सपोज मेरे को ये वाला एरिया 200 चाहिए, पहली बात 200 हो गया, और ये एरिया मेरे को 100 चाहिए, 100 हो गया। और ये लाइन मेरे को इधर नहीं चाहिए, इसको खींच के पीछे ले गए। देखो जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये लाइन पर कितना जोर पड़ रहा है। ये लाइन बिल्कुल भी नहीं जाती है, तो बड़ा हो ये सर्कल। इस सर्कल को मैंने 50 कर दिया तो लाइन छोटी हो गई है, और इसको क्लिक करके 40, तो ये लाइन और भी छोटी हो गई है। और इस लाइन को डायमेंशन देंगे तो उस वाली लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सपोज मैं इसको देना चाहता हूँ 350। तो अब ये लास्ट की बची कुची यही है। टोटल तो 1000 है, अब उसको कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेक डायमेंशन ट्राई ड्रिवन। ओके ठीक है, ड्रिवन कर देते हैं। स्लेटी कलर की डायमेंशन आएगी तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसको डिलीट मार देते हैं। तो आपको पाथ लेंथ समझ में आ गया होगा। पाथ लेंथ मैंने बोला था कि इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, पास में कहाँ मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। पास में कहाँ है, पहले तो इस पाथ को डिलीट मार देते हैं इस लेंथ से। उसके बाद यहाँ क्लिक किया और इस पाथ को भी डिलीट मार दिया, जैसे पाथ नहीं बचा। तो यहाँ देखेंगे स्मार्ट डायमेंशन को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर है पाथ लेंथ डायमेंशन। पाथ लेंथ डायमेंशन में हमें सारा कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 पहले तो सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको और इसको। ओके तो पाथ लेंथ आ गई आपकी। तो पास में ही था ना, इतनी दूर तो था नहीं। आगे देखते क्या है। अगला ऑप्शन जो है टूल पे जाएंगे, स्केच टूल, डायनेमिक मिरर। डायनेमिक मिरर मेरे किसी दोस्त ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था कि सर आपने डायनेमिक मिरर नहीं सिखाया इस ट्यूटोरियल में, तो वो हम इस ट्यूटोरियल में सिखाने जा रहे हैं। तो डायनेमिक मिरर एक रियल टाइम मिरर होता है। सपोज मैंने एक सेंटर लाइन ले ली यहाँ से और राइट क्लिक करके सिलेक्ट। हमें इस लाइन को डायनेमिक मिरर के लिए क्या होता है, अबाउट लाइन बोल सकते हैं इसको। अब चलते हैं डायनेमिक मिरर के लिए। यहाँ टूल पे गए और स्केच टूल, डायनेमिक मिरर,
इस लाइन पर क्लिक किया तो ये लाइन डायनेमिक मिरर की लाइन हो गई है। और पता कैसे चलेगा, देखो इस लाइन के इस वाले एरिया पर 2 लाइनें हैं और इस नीचे भी 2 लाइनें बन रही हैं। आप देखेंगे जादू, लाइन क्लिक किया, अब मैं यहाँ से सेंटर पे से इधर जा रहा हूँ तो डबल लाइन यहाँ पे दोनों तरफ सब कुछ बनता जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये भी, अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ और राइट क्लिक करके बाहर आता हूँ तो ये सिंगल एक लाइन होती है, डबल लाइन नहीं होती है। तो यानी कि ऑटोमेटिकली जॉइंट भी कर लेता है ये। सर्कल अगर मैं इधर बनाऊंगा तो सर्कल बनेगा, उधर भी इधर बनाऊंगा तो उधर भी बनेगा। दोनों तरफ आपका डायनेमिक मिरर चल रहा है। अब डायनेमिक मिरर से बाहर निकलना भी इतना आसान नहीं है। जहाँ से डायनेमिक मिरर के अंदर घुसे थे वहीं से बाहर भी निकला जाएगा। तो चलते हैं बाहर निकलने के लिए टूल पर, केस टूल के अंदर। यार देखो यहाँ पर डायनेमिक मिरर ऑन है, इस पर क्लिक किया तो अब डायनेमिक मिरर बंद हो गया। यानी कि यहाँ से जो 2 लाइनें चल रही थी वो बंद हो गई। आपको डायनेमिक मिरर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला टूल, अगले टूल के लिए ये सीख चुके हैं, ये भी और ये। अगला है रिप्लेस एंटिटी। रिप्लेस एंटिटी क्या होती है, क्या होती है तो बता देता हूँ, लेकिन कहाँ इस्तेमाल की जाती है ये मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो इसको भी किसी दिन मैं अगले ट्यूटोरियल में, यानी किसी ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो मैं समझा रहा हूँ उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ सकता है कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो अभी देखते हैं, शायद इस्तेमाल कर भी दूँ। मैं इन सर्कल को डिलीट मार रहा हूँ और इसको मैंने सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। स्केच टूल और रिप्लेस एंटिटी। रिप्लेस एंटिटी में बताना है किसको रिप्लेस करना है। मेरे को इस लाइन को रिप्लेस करना है। किस से रिप्लेस करना है? इस वाली लाइन से रिप्लेस करना है। और जिसको रिप्लेस करेंगे उसको मेक कंस्ट्रक्शन बना देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ओके करेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो फिर से देखते हैं, अब की बार हो जाएगा पक्का। डिलीट रिप्लेस। पहले हमने क्या करा था, इसको रिप्लेस कर रहे थे इससे, लेकिन अब हम उल्टा करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे सेंटर लाइन से। ओके, तो आपको दिख रहा होगा सेंटर लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन बदल गई है और ये वाली जो लाइन है नॉर्मल लाइन हो गई है। तो इस तरह से रिप्लेस एंटिटी काम करता है। अगला जो है वो है एडिट लीनियर स्केच पैटर्न। ये समस्या अगर आप सॉल्ववर्क्स इस्तेमाल करते हो तो आपके सामने कई बार आई होगी। तो ये समस्या से निकलने का एक रास्ता है, यानी कि समस्या कैसी है वो भी देख लो। आपको इस पैटर्न के अंदर में इसके नंबर बढ़ाने हैं, इसका गैप चेंज करना है। तो ये तरह की समस्या ही है, इसके नंबर कैसे बढ़ाए जाएँ। गैप तो हो सकता है कि आप बढ़ा लो, डायमेंशन दे के आप गैप बढ़ा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन आप दोगे तो आपको गैप के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। गैप कम ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको इसके नंबर कम ज़्यादा करने हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। और अगर आपको इसका एंगल चेंज करना है और एक ही साथ बहुत कुछ चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया जाए और टूल के अंदर स्केच टूल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिट लीनियर पैटर्न। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इसके एडिट मोड पर आ गए। यहाँ पे हम इसका ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। 12 की जगह 15 की जगह मेरे को 12 करना है तो 12 कर सकते हैं। नंबर मेरे को इसके बढ़ाने हैं, इस डायरेक्शन में 10 करने हैं। अब की बार मैं यहाँ पे डायमेंशन भी चाहता हूँ कि एक्स डायमेंशन एक्स स्पेसिंग में आ जाए और नंबर भी आ जाए। एंगल नहीं चाहिए, एंगल तो वही रहने दो। इधर से 15 चाहिए और डायमेंशन भी चाहिए, लेकिन नंबर में को इधर भी 10 चाहिए। तो 10 मैंने कर दिया और इसके मेरे को नंबर भी चाहिए काउंट्स करने के लिए, और एंगल ठीक है मेरा। ओके करेंगे तो इस तरह से हम इसको एडिट कर पा रहे हैं। जब हमने वहाँ पे इंस्टेंट काउंट्स लगा दिया तो यहाँ पर नंबर भी आ गए। अब हम इंस्टेंटली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 12 को 15 कर सकते हैं और इस
10 नंबर, यानी कि ये नंबर यहाँ पर 10 है तो इस 10 को भी बढ़ा सकते हैं। 10 को 12 कर दिया तो मेरे को यहाँ पे 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। तो इस तरह से इसको एडिट किया जाता है। अगला भी कुछ इसी तरह का है। अगर हमारे पास सर्कुलर पैटर्न है और उसको मेरे को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और साथ में टूल, स्केच टूल, और यहाँ पर अब ऑन हो गया आपका एडिट सर्कुलर पैटर्न, इस पर क्लिक किया। अब हम इसके एडिट मोड पर आ गए। यहाँ से मैं अगर इसके नंबर कम ज़्यादा करने तो नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे को 8 नंबर चाहिए और बस, हाँ इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मेरे को ये 300 डिग्री तक ही फिल करना है। ओके, तो इस तरह से ये एडिट हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर मेरे पास कोई पॉलीगन बना हुआ है और उस पॉलीगन को एडिट करना है तो वो भी इसी तरह से होगा। पॉलीगन को सिलेक्ट किया, टूल में गए, स्केच टूल, और यहाँ पर मिल जाएगा एडिट पॉलीगन। क्यों नहीं मिला भाई, चलो चेक करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँ तो शायद मिल जाए। टूल, स्केच टूल, एडिट पॉलीगन। पिछली बार इसके अंदर में सर्कल आना था शायद, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो यहाँ से इसको चेंज किया जा सकता है। नंबर बढ़ गए, घट गए, इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। देखो सर्कल काम कर रहा है लेकिन उसको छूना नहीं है, बहुत नाइंसाफी है। ओके, तो यहाँ पे आप सीख गए हो पॉलीगन को एडिट करना। अगला टूल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्केच टूल, मैंने यहाँ तक बोला था तो यहीं तक ही करेंगे भाई, आगे नहीं करेंगे। काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल हो चुका है। क्रिएट स्केच फ्रॉम सिलेक्शन, तो इसके लिए मेरे को कुछ पहले से बनाना पड़ेगा। पहले कुछ बना के रखता हूँ। तो अगला क्या था, टूल, स्केच, और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट स्केच फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक स्केच बना रखा है और स्केच से बाहर चला गया हूँ। ये है स्केच नंबर 1। अब मैं यहाँ पे 4 स्केच, मेरे को 4 नहीं 3 स्केच अलग अलग बनाने हैं। पहला स्केच ये जो बाहर की आर्क है, इन आर्कों से मिला करके स्केच चाहिए। दूसरा रेक्टेंगल चाहिए और तीसरा मेरे को सर्कल चाहिए। तो 3 स्केच मेरे को अलग अलग चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल दबाया, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इनको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पहुँचे टूल में, स्केच टूल में, और क्रिएट स्केच फ्रॉम सिलेक्शन हमने सेलेक्ट कर रखा है। पीछे 4 आर्क को क्लिक किया तो यहाँ पे आपका बन गया स्केच नंबर 2। अब दूसरा करते हैं, मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और फिर से मैं यहाँ चला गया टूल के अंदर, स्केच टूल, और यहाँ पे हमारा स्केच नंबर 3 बन गया जिसके अंदर रेक्टेंगल है। और चौथा सर्कल पे क्लिक किया और टूल, स्केच टूल, और फिर से इस पर क्लिक किया तो मेरे पास 3 अलग अलग स्केच हो गए हैं। और इसको डंडे को पकड़ के मैंने नीचे करा दिया। अब मैं पहले जो ओरिजिनल स्केच है उसको मैंने हाइड करा दिया, वो हाइड हो चुका है, आपको दिख रहा है। अब इन सबको भी मैं अलग अलग करके हाइड करा दिया। सबसे पहले मैं इस स्केच को देखना चाहता हूँ तो आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरा स्केच अपना रेक्टेंगल है, तीसरा स्केच अपना सर्कल है। यानी कि हमने एक मैन स्केच से तीनों को अलग अलग कर लिया। तो इस तरह से होता है आपका क्रिएट स्केच फ्रॉम सिलेक्शन। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। अगला ट्यूटोरियल हम बहुत जल्द लेके लौटेंगे, उसमें भी बहुत सारी खास चीज़ें होंगी। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, कृपया करके मेरी ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो। और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब करने से कुछ आता थोड़ी है, आपको नई नई वीडियो भी मिलेंगी। ठीक है तो सर, चलते हैं, बाय बाय।